अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली है। मैं हूँ तारिक महमूद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है लाइव पीएम मोदी इंटरव्यू टू डीडी न्यूज। तो देखते हैं भाई वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कॉल करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव यानी 2024 का लोकसभा चुनाव, 7 चरणों का ये चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है। और पूरा चुनाव अगर हम कुल मिलाकर देखें तो 2014 और 2019 की तरह ये चुनाव भी एक व्यक्ति और उसकी नीतियों यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों के इर्द गिर्द घूमता रहा। और आज डीडी न्यूज से विशेष बातचीत करने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ हैं और हम विशेष एक्सक्लूसिव उनसे बातचीत करेंगे। डीडी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रधानमंत्री जी। डीडी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, मैं सबसे पहला प्रधानमंत्री जी मेरा जो सवाल है वो ये कि अगर ये चुनाव की अगर मैं बात करूं इस पिछले कुछ समय में, सिर्फ अगर इन चुनाव के समय में जो प्रचार शुरू हुआ उसकी बात करूं तो आप 150 से ज़्यादा रैलियां कर चुके हैं। अभी जो चर्चा चल रही थी, मुझे जो जानकारी मिली कि 2024 में आप 350 से ज़्यादा रैलियां कर चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं। पूरे जो विपक्ष के नेता हैं, इन सब के नेताओं को अगर कैलकुलेट कर लें तो मिलाकर भी सबका मिलाकर गिनती भी इतनी नहीं होती। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सर लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं, कोई एक मुद्दा आपको क्या लगता है जो जनता को सबसे ज़्यादा टच कर रहा है, जिस पर सबसे ज़्यादा जनता रिस्पॉन्ड कर दी है? क्योंकि मुद्दे तो बहुत उठते हैं। मैं इसको 2 हिस्सों में जवाब देना चाहूँगा। लोकतंत्र में चुनाव एक बहुत बड़ा उत्सव होता है और उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता है कि जिसमें मतदाताओं को एजुकेट करने का एक मास स्केल पर मूवमेंट शुरू हो जाता है। मीडिया के द्वारा, इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, ओपिनियन मेकर्स के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, लीडर्स के द्वारा। तो एक प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी डेमोक्रेसी के संस्कारों को आने वाली पीढ़ियों में उनके जहन में उतारने का एक उत्तम अवसर होता है। मुझे अभी भी समझ नहीं आता है कि कभी कभार कुछ लोग विवाद खड़ा कर देते हैं कि बच्चे क्यों ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं, आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। लेकिन जब हम छोटे थे तो एक मन में रहता था कि वे देश के नेताओं को देखे, सुने और एक क्यूरियोसिटी रहती थी। पर आजकल पता नहीं किस कारण से एक विवाद में वो सारे विषय चले गए हैं। मैंने अपना मन अभी बनाया नहीं कि उसमें मुझे ओपिनियन क्या देना चाहिए। दूसरा, जो सरकार है या राजनीतिक दल है, वो जनता को अकाउंटेबल होनी चाहिए। उन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए और चुनाव में उन्होंने जिस भी फॉर्म में जाए, ये उनका काम है। दूसरा काम है भविष्य में वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किसके लिए करेंगे, कब तक करेंगे। ये काम करने के लिए उनके पास क्या रोड मैप है, क्या रिसोर्सेज हैं, किस प्रकार का मैकेनिज्म है, ये सारी बातें उन्होंने देश के सामने रखनी चाहिए। एक एक वाक्य में 4-6 चीज़ें बोल करके लोगों को गुमराह करते रहना ये उचित नहीं है। तो ये सारी बातें एक तो इलेक्शन में, इन सब के परिप्रेक्ष्य में देखो तो जो दूसरा पहलू है मेरे मन में, मैं चुनावों को एक प्रकार से जनता जनार्दन के दर्शन का अभियान मानता हूँ। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता हूँ, देशवासियों के दर्शन करता हूँ और मैं बिना संकोच कहता हूँ कि मेरे लिए ईश्वर के 2 रूप हैं, एक साकार, एक निराकार। जो साकार रूप है वो 140 करोड़ मेरे देशवासी हैं
वो मेरा ईश्वर का साकार रूप है। जो निराकार रूप है वो न मैंने देखा है, न कोई किसी ने देखा, उसको मैं मिला हूँ। और इसलिए मेरे लिए ये ईश्वर आराधना जैसा कार्यक्रम होता है। जनता जनार्दन के दर्शन करना, उनके मनोभावों को समझने का प्रयास करना, कहीं कहीं पर संवाद करने का अवसर मिलता है। और ये मेरी निरंतर प्रक्रिया चलती है। चुनाव में ज़रा ज़्यादा चलती है। जहाँ तक क्या अनुभव मैं कर रहा हूँ जी, मैंने लंबे अरसे तक चुनाव लड़वाए भी हैं और लड़े भी हैं। बिल्कुल। लेकिन एक ज़माना ऐसा था चुनाव में ज़्यादातर जाति, बिरादरी और ऐसी खुल कर के चर्चा करने की एक फैशन भी थी, और उस चीज़ों को अपील करने का प्रयास भी होता था। गुजरात से मेरा अनुभव है कि अब धीरे धीरे देश, मेरा गुजरात के समय की मैं बात करता हूँ, 10 साल पहले की, विकास के एजेंडे को पॉलिटिकल पार्टियां छूती ही नहीं थी। लेकिन गुजरात में मैंने सभी दलों को मजबूर कर दिया था, विकास पर ही बात होगी, करनी पड़ेगी। अब मेरे लिए खुशी की बात है कि जनता विकास के मुद्दों पर बात करती है। पॉलिटिकल पार्टी अगर विकास की बात नहीं करती तो इरेलेवेंट हो जा रही है। और लोगों के एस्पिरेशंस बहुत हाई है। अब मुझे याद है एक ज़माना ऐसा था कि गांव वाले क्या चाहते हैं, भाई कम से कम इस बार अगर अकाल का समय आ जाए और मिट्टी का काम हो तो हमारे यहाँ रोड बनवा दीजिए, मिट्टी हमारे यहाँ डाल दीजिए। आज गांव का व्यक्ति भी कहता है साहब 4 लेन रोड बनाइए ना, पावर रोड बनाइए ना। एस्पिरेशंस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और इसलिए मैं देख रहा हूँ विकास यही एक मुद्दा है, विकास यही एक आकांक्षा है, और विकास के लिए ही देश का मतदाता कमिटेड है। यानी आपको लग रहा है कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर जब आप लोगों से संवाद करते हो तो उस पर लोगों का रिस्पांस जो है ज़्यादा बेहतर होता है? बहुत, जो लोगों को यही चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन गोल मोल अगर बातें करते तो नहीं लगता है, आपको उनको स्पेसिफिक कहना पड़ता है कि देखिए ये होने से ऐसे ऐसे होगा, तो बिल्कुल उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। और फिर आप अगर 6-8 घंटे के बाद गांव में जाएंगे तो गांव के अंदर चौराहे पर इसी विषय की चर्चा होती रहती है। ये आपको फीडबैक कैसे मिलती है? मैं एक तो खुद बहुत ग्रासरूट लेवल पर जुड़ा हुआ हूँ, फिर मैं हर चीज़ का एनालिसिस करता भी हूँ, करवाता भी हूँ, और मैं सब प्रकार के, मेरे इन्फॉर्मेशन चैनल बहुत है। मैं कोई अखबार पढ़ के पता नहीं लगता मुझे कि क्या चल रहा है, और लाइव रहता है मेरा सब चीज़ों से, और उसके कारण मुझे जानकारियाँ सही ढंग की मिलती। दूसरा, मुझे अच्छा लगे ऐसा बताने का मेरे यहाँ कोई परंपरा नहीं है। जो अच्छा है, जो सही है, उसी को बताना, यहाँ तक सीमित हो जा रहा था नहीं। बुरा है तो भी बताना, उतने ही अच्छे ढंग से बताना। यानी हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन मेरे यहाँ फिल्टर हुए बिना आती है। आपने प्रधानमंत्री जी जो संसद में पहला भाषण दिया था 2014 में, जब पहले बार आप आए, तो मुझे अभी भी याद है आपने कहा था कि जो डेमोक्रेसी में जो सबसे मजबूत जड़ी बूटी है वो आलोचना है। तो जब आप कह रहे हैं कि आपको फीडबैक मिलती है, अच्छी बुरी हर तरह की फीडबैक मिलती है, तो जब अलग अलग क्वार्टर से आपकी नीतियों को लेकर, आर्थिक नीति हो, कोरोना को लेकर, जब आपके पास आलोचना आती है तो आप उसको कैसे रिएक्ट करते हैं? मैं एक अनुभव बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। CAG का रिपोर्ट आता है ना, एक दिन पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पब्लिसिटी होती है, और फिर वो चला जाता है, अलमारी में पहुंच जाता है। न मीडिया को फुर्सत होती है, न ऑपोजिशन को फुर्सत होती है, न रूलिंग पार्टी को। मैं जब गुजरात में था तो CAG रिपोर्ट आने के बाद जो अखबारों में जो भी टिप्पा टिप्पणी होनी हो जाती थी, लेकिन मैं डिपार्टमेंट को फिर से काम देता था कि मुझे बताइए CAG का ये रिपोर्ट है, मुझे उसको ठीक करके लाओ, जहाँ कमियां हैं उसको पूरी करो, गलतियां हुई है उसको ठीक करो, दोषी हैं उनको ज़रा नोटिस करो। तो मैं उसका फॉलोअप करता था।
मैं सीएजी रिपोर्ट को मेरी अपना एक आलोचना मानता था, मेरे लिए सामने दर्पण के रूप में मैं देखता था। मैं सीएजी की आलोचना नहीं करता था। दूसरा, मेरे यहाँ हाउस में जब डिबेट होती थी, वो प्रश्न पूछते थे, अपोजिशन कुछ कहता था, गुजरात में विधानसभा में, तो पॉलिटिकल जो जवाब देने होते वो तो हम देते थे, क्योंकि आज के मीडिया के युग में दूसरे दिन क्या छपेगा वो डिपेंड करता है। लेकिन मेरा काम बाद में शुरू होता था। मैं सभी एमएलए, किसी भी दल का क्यों ना हो, उसने जितने मुद्दे उठाए हैं उसको डिपार्टमेंट वाइज उसको मैं सेग्रीगेट करता था और मैं एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगता था। किसी मानो एमएलए ने कहा कि मेरे यहाँ फलानी जगह फलाना प्रॉब्लम है, तो हाउस में तो जवाब दे देते थे ताकि हमारी सरकार की इज्जत को जो कर जरूरी होता कर लेते थे। लेकिन मैं उसको लाइट नहीं लेता था और मेरे यहाँ तो स्थिति ऐसी आ जाती थी कि 5 साल का सरकार का टेन्योर हो, 3 साल के बाद ऑपोजिशन के पास कुछ शिकायत करने का कुछ बचता ही नहीं था, क्योंकि उसकी शिकायत को भी मैं एड्रेस करता था। तो ऐसा मेरा आलोचना के संदर्भ में, मैं कोई भी आलोचना को बड़ी गंभीर लेता हूँ, सीरियस लेता हूँ। देश का दुर्भाग्य ये है कि मीडिया में कंपटीशन इतनी है कि उसके पास उतना रिसर्च करने का टाइम नहीं बचा है। मीडिया पूरी की तरह 80% मीडिया सूत्रों के भरोसे जीता है, सूत्रों के हवाले से उनकी गाड़ी चलती है। तो रिसर्च करने वाली जो काम चाहिए उसकी कमी है। ऑपोजिशन के पास भी जरा चटाकेदार चीज़ें हो तो बाजार में मज़ा आएगा, तो वो भी एक आध शब्द सुन लिया तो उसमें से स्टोरी बना करके बड़ा मार देते हैं। कभी कभार ये पब्लिसिटी के लिए करना, ये जो परंपरा बनती गई है, उसके कारण आरोप का एलिमेंट करीब 100% आरोप ही चलते हैं। जब आरोप होते हैं तो फिर इंसान एक स्थिति आ जाती है तो आरोप प्रूफ बन जाता है, फिर उस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। लोकतंत्र का भला इसमें है कि आलोचना हो, लेकिन आलोचना के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मानो अगर मोदी ने कहा कि भाई मैंने 4 करोड़ घर बनाए, तो आलोचना करनी है तो भाई सचमुच में 4 करोड़ बने क्या, इस गांव में इतने कहे थे तो बनो क्या, बने वो जो क्वालिटी बताते थे वो क्वालिटी वाले बने कि नहीं बने, जिसको पैसा देना था उसको उतना पैसा मिला कि नहीं मिला, क्या बीच में कोई बिचौलिया खा, सारा स्टडी करना पड़ता है, वो नहीं होता है। और इसलिए जो लोकतंत्र को ताकत मिलनी चाहिए आलोचना से, दुर्भाग्य से इन दिनों वो सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिलता है। तो मैं ये कमी महसूस करता हूँ कि अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छी आलोचना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सदन में भी ऐसे लोग चुन करके आए जो विपक्ष में हो, मेहनत करे, अच्छा स्टडी करे, सरकार की कमियों को निकाले, तो देश का भला होगा, बुरा नहीं है उसमें। अच्छा प्रधानमंत्री जी, जैसा आपने कहा कि आप तो लोगों से संवाद करते हैं, इस बार जब लोग वोट डाल रहे हैं, क्योंकि जब 2014 में आपकी सरकार आई थी, 3 दशक के बाद ऐसा हुआ था कि एक पार्टी को बहुमत की सरकार मिली थी और कहीं ना कहीं लोग शायद चाहते थे एक स्थायी, एक मजबूत सरकार हो। लेकिन इस बार जब लोग वोट डालने जा रहे हैं तो कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है बीजेपी को छोड़कर जिसने 272 सीटों पर जो है बहुमत के आंकड़े के करीब अपने उम्मीदवार भी उतारे हों। तो क्या लोगों के जहन में ये बात है कि हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो 2014 की तरह, 2019 की तरह स्थायी हो, या गठबंधन की सरकार से गुजारा हो जाएगा? देखिए, गठबंधन की सरकारों के भी रूप रंग अलग रहे। अटल जी की भी सरकार की तो गठबंधन वाली थी, लेकिन उसमें एक डिसिप्लिन थी, साथी दलों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जो मुख्य पार्टी थी भाजपा, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक इंटरकनेक्टेड ऐसी अच्छे से सरकार चलती थी। मनमोहन सिंह जी की भी सरकार थी, गठबंधन की थी, लेकिन उसमें एक तो एक सुपर सीएम थे जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते थे, दूसरा हर मिनिस्ट्री अपने आप को स्वतंत्र सरकार मानती थी, हर मिनिस्टर अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था,
तो ये जो 10 साल बाद में गए, अटल जी का भी गठबंधन का था, लेकिन वो कैरेक्टर एक डिसिप्लिन कैरेक्टर वाला गठबंधन था। अटल जी का व्यक्तित्व भी इतना ऊंचा था कि लोग उनको हर चीज़ में स्वीकार करते थे। लेकिन बाद में ये सुपर सीएम वाला पीएम वाला मामला आ गया और एक सरकार सेपरेट चलने लग गई, पैरेलल चलने लग गई, तो स्थितियाँ बहुत बिगड़ गई। फिर कोई किसी को पूछने वाला नहीं था। उसके कारण उसी की बीमारी आज भी आई है। अभी देखिए इनका इंडी गठबंधन के अंदर चर्चा क्या है कि भाई 5 साल 5 प्रधानमंत्री, 5 साल 5 प्रधानमंत्री। एक्चुअली वो ये प्रयोग अलग से हो चुका है, बोले बिना। हर डिपार्टमेंट अगर वो साथी दल का था तो वो अपने आप को एक सरकार मानता था। अच्छा, वो किसी को पूछता नहीं था। तो एक प्रकार से बिखरी हुई व्यवस्था थी। अभी भी ये उसी दिशा में जाना चाहते हैं, 5 साल 5 प्रधानमंत्री। ये अगर सोच होगी तो देश कैसे चलेगा। देश ने 30 साल के बाद जब 2014 में एक सरकार चुनी तो वो पुरानी सरकार के प्रति गुस्सा भी था। मेरे पास गुजरात का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी था और भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से आई थी कि मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। तो देश ने भरोसा किया। लेकिन 19 में देश ने काम पर भरोसा किया और 14 से 19 में ज़्यादा सीटें देकर के हमें फिर से बिठाया। तो देश को लगा कि भाई ये पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार जवाबदेह होती है, ज़्यादा जवाबदेह होती है। गठबंधन में कोई जवाबदेह नहीं होता है। कोई इस पर टोपी पहनाएगा, कोई उस पर टोपी पहनाएगा, फिर बहाना बजाए भाई क्या करे, गठबंधन सरकार की मजबूरियाँ है। यहाँ तो कोई बहानेबाजी चलती नहीं, काम करना पड़ता है। तो इस कारण देशवासियों को भी पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार सूट करती है। और ये मैं देख रहा हूँ कि इसका बहुत बड़ा बेनिफिट। तो ये जब वोट देने आपने जाता देखा है होगा हर चुनाव में ये जो खान मार्केट गैंग टाइप लोग होते हैं, वे चुनाव के आखिर में एक सगुफा छोड़ते हैं कि हंग बनेगी, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। कम से कम इस बार ये हिम्मत कोई कर नहीं रहा है। वरना मैं सोच रहा था कि शायद जब 20 दिन बाकी होंगे तो ये मैदान में आ जाएंगे सब, हंग होगा, फिर चर्चा यही हफ्ते भर चलेगी। इस बार उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस विवादों में रख करके अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश की है। इस बार आपने उन्हें 400 की फिरकी में भी उलझा दिया ना। हमने उलझाया नहीं है जी। देश की जनता का निर्णय हम समझते हैं। हम देश की जनता की आंखों में वो ताकत देखते हैं और उसको जनता ही अपने शब्दों में कहती है। हम तो इको इफेक्ट देते हैं। ये है तो आवाज़ जनता की। प्रधानमंत्री जी, अभी आपने खान मार्केट गैंग का जिक्र किया। पिछले कुछ समय से आप लगातार जिक्र कर रहे हैं खान मार्केट गैंग का। क्या वजह, मतलब ये जो आपने 2019 में इसको टर्मिनोलॉजी को शुरू किया था, 2024 में भी आई है, क्या आपको लगता है ये सुधरे नहीं है इतने सालों में? ऐसा नहीं है जी। मैं वो बिगड़े हुए हैं ऐसा भी मैं नहीं कहता। उनका एक एजेंडा है और इस परिवार की के ये सब दरबारी लोग हैं। इन्होंने क्या किया, और ये व्यक्ति बदलते गए, पीढ़ियां बदलती गई, लेकिन वो उसका जो एलिमेंट है वो वैसे के वैसा फलता फूलता रहा है। सरदार पटेल के लिए क्या क्या बोलते थे लोग, कैसी भद्दी भाषा में उनका वर्णन करते थे, उनके कपड़ों के लिए, उनके बैठने उठने के तरीके के लिए। ये वही लोग हैं महात्मा गांधी के लिए भी कुछ भी उटपटांग बोलते थे। ये वो लोग हैं बाबा साहब आम्बेडकर को भी ऐसा ही कहते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी वही हाल कर देते युद्ध के कारण, और उनके बहुत ही अचानक मृत्यु के कारण वो बच गए। बाकी मोरारजी भाई तो इसी छवि बना दी, तो पेशाब पीता है, पेशाब पीता है, पेशाब पीता है, दुनिया भर में यही छवि बना दी। जबकि मोरारजी भाई सबसे उत्तम तरीके से फाइनेंस को मैनेज किया था, महंगाई को कंट्रोल करने में सबसे सफल प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन बदनाम करके रख दिया। देवेगौड़ा जी आए तो कैसी छवि बना दी, ये तो सोते रहते हैं, ये तो सोते रहते हैं, ये तो सोते रहते हैं। तो इन्होंने इस देश में एक भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बड़ा नहीं होने दिया,
उस परिवार से कोई बड़ा होना नहीं चाहिए। ये लगातार उनके षड्यंत्र का हिस्सा है। मुझे भी जूझना पड़ रहा है, लेकिन मैं अपने काम में समर्पित हूँ, तो मैंने सब कुछ जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ दिया है। अच्छा प्रधानमंत्री जी, आपने चुनाव के अंतिम चरण में अभी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें करप्शन को लेकर कही। एक तो आपने ये कहा कि ये जो करप्ट लोग हैं इनकी संपत्ति का एक्सरे जो है मोदी करवाएगा, और आपने ये भी कहा कि जिन लोगों से पैसा लिया गया, जो बहुत सारा करोड़ों रुपए बरामद हो रहा है, आप उसका एक वे आउट देखेंगे कि क्या अगर मनी ट्रेल पता चल जाती है तो जिनसे पैसा लिया गया उनको लौटाया जा सके। पर कानूनी रूप से इसमें बहुत पेचीदगियां नहीं लगती। अब देखिए, मैं बताता हूँ। पहली बात है कि देश को गर्व होना चाहिए कि एक सरकार ऐसी है कि जिसका करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है। दूसरा, ये सरकार ऐसी है कि जिस डिपार्टमेंट के पास जो काम है उसको करना पड़ता है। अगर किसी को सफाई का जिम्मा है तो वो सफाई करनी पड़ेगी। भाई तुम घर पे सो नहीं सकते हो। तुम्हें समय पर बस चलानी है तो बस चलानी पड़ेगी। तो एक गवर्नेंस में हर एक को अपना अपना काम ढंग से करना चाहिए। ये डिसिप्लिन लाने का मेरा प्रयास है। उसमें ईडी डिपार्टमेंट भी आता है, उसमें सीबीआई भी आता है, उसमें विजिलेंस भी आता है। सारे डिपार्टमेंट है, हर एक को काम करना होता है। यही सरकारें थी पहले, यही स्ट्रक्चर था, यही अफसर थे, यही पद थे, यही तनख्वाह था, यही फाइलें थी, यही प्रक्रिया थी। 10 साल में 2004 से 2014 प्रधानमंत्री भी थे और सुपर पीएम भी थे। रिमोट से सरकार चलती थी। 34 लाख रुपये उन्होंने जब्त किए थे। इसका मतलब डिपार्टमेंट सोया पड़ा था, कुछ करता ही नहीं, देश चिल्लाता था। और सरकार भी वो गई तो करप्शन के मुद्दे पर गई। जी। हम आए, हमने कहा भाई ये कुछ नहीं चलेगा, आपको काम करना पड़ेगा। 2200 करोड़ रुपया पकड़े कैश। अब इसमें तो कोई आप कह नहीं सकते ये झूठ है, गलत नोटों है। की गड्डियां हम देख रहे हैं। दिखता है टीवी, नोटें गिनने में मशीन थक जाते हैं। 2200 करोड़ रुपया अमाउंट और करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा प्रॉपर्टी को सीज किया हुआ है। अब जैसे केरल बैंक, कम्युनिस्टों के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक का बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, काफी कुछ हाथ लगा है, और उसमें सामान्य मानवी के पैसे हैं, और ये सारे पॉलिटिशियन लेफ्ट वाले उसको कब्जा करके अपने मनमानी से उसका दुरुपयोग किया है। अब ये सब संपत्ति जब्त हो रही है। तो मैंने कहा कि भी जरा ढूंढो, ये जो बैंक में डिपॉजिट दिए, गरीब आदमी है, मध्यम वर्ग का आदमी है, ये जिनकी प्रॉपर्टी उसको ऑक्शन करके इनको वापस दे सकते हैं क्या? चल रहा है। अब तक हम 17,000 करोड़ रुपीस 17,000 करोड़ रुपीस संबंधित लोगों को वापस दे चुके हैं। जो हमने 17,000 करोड़ दिया जा चुका है। दे चुका है। और अभी मैंने बंगाल में कहा, बंगाल में जो रेट कार्ड चल रहा है नौकरी के, तो उसका तो फिक्स रेट है। कोई किसी को अगर उसके पास कुछ नहीं और वो सब बता सकता है, मैंने उस दिन बैंक से उठाया, मैंने दिया, ये मिलेगा। तो मैंने कहा कि भाई कानूनी व्यवस्था बताओ मुझे कि 3,000 करोड़ रुपीस हमारे पास वहाँ के है, क्या इन लोगों को मैं पैसे दे सकता हूँ? कोई गरीब का पैसा है, उसको वापस मिलना चाहिए। ये सरकार के खजाने में क्यों जाना चाहिए? तो उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। और एक्सरे कैसे करवाएंगे सर? जहाँ तक एक्सरे का सवाल है, सरकार उनसे पूछेगी भाई कि बताइए भाई, आप कुछ कमाते धमाते हो नहीं, तो इतने रुपये आए कहाँ से? सिर्फ आप उनके चुनाव के जो नामांकन पत्र है उसके अमाउंट का एनालिसिस करो ना। बहुत सारे नेता लपेटे में आएंगे सर। भाई कोई नेता ही पहले आने चाहिए। ये देश के सामान्य मानवियों को परेशान करने के जमाने चले गए। सबसे पहले ऊपर से ही होना चाहिए, सबसे पहले मोदी जवाबदेह होना चाहिए, ये मेरा मत है। अच्छा प्रधानमंत्री जी, आप ना कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म की आपने बहुत बात करी 10 सालों में। क्या आपको लगता है करप्शन के मुद्दे के कारण
इसको ज़मीन पर उतारने में कहीं कहीं दिक्कतें आती हैं उस भावना को, क्योंकि दिल्ली जैसा राज्य है, पश्चिम बंगाल जैसा राज्य है, करप्शन के इशू पर वहाँ के मुख्यमंत्रियों की केंद्र के साथ सीधा टकराव होता है, तो ये भावना में आपको लगता है कि दिक्कत आती है कहीं? पहली बात है, मैं कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के फिलॉसफी को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ फेडरलिज्म में केंद्र के द्वारा राज्यों के बीच अन्याय नहीं होना चाहिए। केंद्र के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच बहुत ही सीमलेस संकलन होना चाहिए। मेरा उस दिशा में प्रयास होता है। कोविड में आपने देखा, मैं हर हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सबको साथ लेकर के चलाने की कोशिश कर रहा था। G20 में आपने देखा, सभी राज्यों को अवसर दिया, मैंने सभी राज्यों को जोड़ा। कुछ राज्यों ने मदद की, कुछ राज्यों ने नहीं की, लेकिन हमने कोशिश पूरी की। कुछ राज्यों ने कहा हम खर्चा नहीं करेंगे, फिर भी हमने कहा भाई तुम्हारी फ़ोटो लगाओ, तुम जाके बैठो, तुम्हारी फ़ोटो निकले। हाँ, क्योंकि दुनिया में एक अच्छी छवि गई हमारी, तो हमारी कोशिश रहती है सबको साथ रखे। जहाँ तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, ये मेरी पार्टी का एजेंडा है, जीरो टॉलरेंस। बहुत सी पार्टियाँ ऐसी हैं जिनको लगता है ये तो स्वाभाविक है, इसमें क्या बुरा है। अब देखिए, हमारे देश में पहले स्कूल में भी अगर कोई कॉपी करता था, यानी मैं जिस जमाने में पढ़ता था, और किसी को पता चल जाए कि ये कॉपी करता था, तो हफ्ते तक किसी को मुंह नहीं दिखाता था। जी, एग्जाम में चोरी करता है, ये बहुत बड़ा उसको कलंक लगता था। उसके परिवार के लोग भी पता चले कि बेटा उनका इसमें है, तो परिवार। आज दुर्भाग्य देखिए, जिनको सजा हो चुकी है, भ्रष्टाचार में सजा हो चुकी है, शासन का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार किया है, पद का दुरुपयोग करते हुए किया है, उनको कंधे पे बिठा करके लोग महिमा मंडन कर रहे हैं। ये जो वैल्यूज में चेंज आया है, ये खतरनाक है। अगर भ्रष्टाचार को इस प्रकार से महिमा मंडन होता रहेगा तो बहुत अच्छा। सामान्य मानवी चोरी करे, जेल जाए, जमानत न मिले तो चलता है, लेकिन कोई बड़ा नेता, सारी दुनिया कहती है कि नेता भ्रष्ट है, नेता जेल जाए तो बोलते भेजने वाला गलत है। ये गैंग, खान मार्केट गैंग का कृत्य है सब। इस प्रकार का नैरेटिव सेट करना है खान मार्केट। सबने एक स्वर से कहना चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब कोर्ट जब कहेगी कहे जाओ भाई अंदर जाओ, बड़े एक बार क्या जाता है तुम्हारा, 2 साल 3 साल अगर जेल में गए तो क्या जाता है भाई। न्याय की लड़ाई लड़के निकलो ना बाहर। अच्छा प्रधानमंत्री जी, ओबीसी, SC ST OBC आरक्षण को लेकर आपने कई बार कहा है कि मैं मुसलमानों को नहीं देने दूंगा, लेकिन कल ही जो है ST हसन समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार आएगी तो हम उनको आरक्षण देंगे, क्योंकि बहुत सारी पिछड़ी जातियां हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद कहती हैं कि मैं आरक्षण दूंगी, हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगी। 3 बार वो ऐसा कहती हैं। कैसे इसको आप देखिए? मैं समझाता हूँ, ये जो गलती होती है ना कि भाई मोदी मुसलमानों को आरक्षण का विरोध करता है, मैं कहता हूँ कि भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। संविधान निर्माताओं ने इस मुद्दे पर बहुत गहरी चर्चा की है। चर्चा कर करके संविधान सभा ने जो संविधान बनाया वो कहता है कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर एक बार टुकड़े हो चुके हैं, अब इस देश को ज़्यादा टुकड़े नहीं होने देना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी यही कहा, जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा, बाकी भी संविधान के सभी सदस्यों ने, संविधान सभा के सभी सदस्यों ने कहा। मेरा कहना है कि हमें संविधान का लेटर एंड स्पिरिट में रक्षण करना चाहिए। हमें इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। मेरा मुद्दा है धर्म को आधार बनाने की जो प्रवृत्ति चली है उसके खिलाफ है। भारत का संविधान हर एक नागरिक को समान रूप से देखता है, लेकिन फलाने धर्म के हो इसलिए मिलेगा, ये इस देश में नहीं चल सकता। तो ममता जी के रिएक्शन पर? जहाँ तक मैं कोलकाता हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो आँख खोलने वाला है। कि आप कैसे ओबीसी के अधिकारों को छीन रहे हो।
ओबीसी समाज को वैसे तो ये परिवार, दिल्ली का शाही परिवार राजीव गांधी के ज़माने से, वैसे तो कहे तो नेहरू जी के ज़माने से, बहुत पहले कमीशन बैठा था, उसने भी रिपोर्ट दी थी, इन्होंने कभी ओबीसी को स्वीकार ही नहीं किया और वो ये ओबीसी को नफरत करते रहे। इवन बीपी सिंह के आने पहले तक उन्होंने खुलेआम विरोध किया था। तो ये तो ओबीसी के दुश्मन तो रही है। अब ओबीसी आ गया, ओबीसी को आरक्षण मिल गया। अब क्या किया, उसमें से लूट करो और कर्नाटक मॉडल डेवलप किया कि मुसलमान जातियों को ही ओबीसी घोषित कर दो और ओबीसी का सारा हक उनको दे दो। ये खेल ममता जी ने किया, सारा पकड़ा गया, कोर्ट ने मना कर दिया। मैं जानता हूँ आप बहुत व्यस्त हैं, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ सर। आपने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में बड़े चुनाव लड़े हैं, लड़वाए हैं, अभी भी आप हुए हैं, पर इस लंबे करियर में ये आपकी ज़िंदगी का पहला चुनाव है जब आप चुनाव की रैलियों से धूप में तप कर आते हैं, कोई माँ पूछने वाली नहीं होती कि भाई बेटा तुम अपना ख्याल तो रख रहे हो, विजय का आशीर्वाद देने वाली माँ जो है वो आज नहीं। तो पहला चुनाव आपका है, कैसे आप इसको कॉप अप कर पा रहे हैं? देखिए, मैं एक विरक्त व्यक्ति हूँ। मेरा व्यक्तित्व में विरक्त भाव है। माँ का न होना अपने आप में हर किसी के जीवन में बहुत बड़ी कमी होती है। मेरे जीवन में ज़रा ज़्यादा कमी है वो। लेकिन मेरी माँ ने मुझे जो संस्कार दिए हैं, वो संस्कार भी तो मुझे देश के लिए समर्पण कर दिया है। तो आज देश की कोटि कोटि माताएं हैं, उन्हीं के प्रति उसी श्रद्धा भाव से आशीर्वाद लेकर के चलता हूँ। और अब तो मैं फील करता हूँ माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, तो वो भी मेरी एक माँ है, वो मेरी चिंता करती है। बिल्कुल, माँ गंगा। और लोग कह रहे हैं इस बार नए रिकॉर्ड के साथ वाराणसी में आप चुनाव जीतेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। मेरा भी आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा उनसे आग्रह है कि आने वाले दिनों में 2 चरण बाकी हैं, मतदान अवश्य करें और लोकतंत्र के उत्सव को एक लेटर एंड स्पिरिट में मनाएं, बिना कटुता मनाएं। और मैं तो कहूँगा कि 1 जून के बाद हर कोई जिसने जो बोलना था बोल दिया, जो कहना कहते हैं, उसी प्यार से साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके चलें, देश की सेवा करें। बहुत बढ़िया सर। डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर जी। चला जी, वीडियो खत्म हो गई। बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और शुरुआत करते हैं भाई साहब डेवलपमेंट से अगर अपनी बात करें ना, क्योंकि भाई बहुत सारे साल पहले ऐसा हमारे साथ भी होता था। साल जरा कहीं गांव में रहते हैं तो मुझे याद है जब कोई वोट मांगने आता था तो डिमांड यही होती थी कि भाई अगर आप हमारी नाली बनवा देंगे तो आपको वोट देंगे, अगर आप हमारी जो बाजार है उसमें सोलंग लगवा देंगे, पक्का सोलंग बनवा देंगे, नौकरी पे लगवा देंगे, वादे करते तो हैं। इतनी नौकरी तो चलो दूर की बात है, बिजली मतलब के छोटे बाद छोटे इस तरह हमारे यहाँ 2 बार इलेक्शन हो चुका है। बिजली का वादा करके ना, कोई एक छोटे को 10-15 घर है, बिजली का वादा करके पिछले 18 में भी वादा किया गया था, इस बार भी किया गया था, लेकिन अभी तक किसी ने कोई काम किए नहीं हुआ। अच्छा भाई, वही बात कर रहे थे पीएम मोदी के, एक दौर था कि जब छोटी छोटी लोग डिमांड करते थे वोट देने के लिए, लेकिन अब जो है डेवलपमेंट इस कदर बड़ी हो चुकी है कि अब लोग जो है अगर वो रोड की भी डिमांड करता है तो 4 लेन वाले रोड की डिमांड करता है। मतलब ये की चीज देखते देखते वो इस तरह की डिमांड होती है। वही तो भाई, एक होता है ना बंदा का थोड़ा सा लेवल उठ जाता है जैसे ऊपर। इंडिया का भाई साहब लेवल जो है वो उठ चुका है ऊपर। चंडीगढ़ के अंदर एक गांव की वीडियो की थी, याद होगा आपको, ऐसे ही वो इस तरह लग रहा था जैसे किसी शहर की वीडियो है। वो भाई अभी हर किस्म की सहूलत उसमें मिल रही थी। अब तो भाई इतने लंबे लंबे रोड बन चुके हैं बिल्कुल इंडिया में। तो भाई जो आज मैं एक देख रहा था, पोस्ट देख रहा था कि 94% जो है इंडियन रेलवे जो है वो इलेक्ट्रिक पे हो चुका है। क्या बात है, अब अंदाजा लगाओ कि वो मतलब सारा 100% हो गया वो, यानी कि मोदी साहब के दौर में ज्यादा तेजी से काम चला है। रेलवे पे बहुत तवज्जो की गई है। तो ऐसे ही डेवलपमेंट अब हम देखते हैं भाई साहब, रेलवे में रेलवे स्टेशन देखते हैं, हमारे एयरपोर्टों से भी ज्यादा आगे हैं। ऐसे ही हमारे तो पाकिस्तान में इस लेवल के एयरपोर्ट नहीं जिससे मेट्रो स्टेशन या रेलवे इंडियन है।
भाई उनकी मेट्रो या रेलवे हम कंपैरिजन नहीं वाकई कर सकते अपने एयरपोर्ट के साथ, क्योंकि हमारे जो एक इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसकी बिल्डिंग देख लें, और भाई इंडिया के आम रेलवे स्टेशन की आम कितने जो अभी डेवलप किए भाई वाकई हैं, इंडिया में खूबसूरती है वो उनको बहुत ही अच्छे अंदाज में किया है। और भाई जब दूसरे कंट्री के लोग आते हैं तो भाई एक दफा हैरान भी तो होते हैं। भाई साहब उनको पाकिस्तान ऐसे में- लगता है जैसे हम अपनी कंट्री के अपने जो है ना रेलवे ट्रैक या स्टेशन के ऊपर या एयरपोर्ट के ऊपर खड़े हैं, ऐसे लगता अच्छा है। ज्यादा जो स्टाइलिश एक किस्म के होते हैं ना चीजें बनाने में, चाइना और जी, इंडिया बिल्कुल। जो है ना वो इस मामले में ना काफी आगे जा रहा है। मैं देख रहा था चाइना की वीडियो, वहां पर भी ना यूनिक टाइप की जो बिल्डिंग है वो बनाई जाती है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी जो रेलवे स्टेशन है एक थीम होता है बकायदा, जिसके तहत वो रेलवे स्टेशन या जो एयरपोर्ट है वो बनाए जाते हैं। एक बेंगलोर का देखा था एयरपोर्ट, बिल्कुल उसके ऊपर बम्बू का काम हुआ था। हाँ। वो सारा जिस तरह भाई साहब रोशनी अंदर लेकर गए, अंदर उन्होंने पेड़ पौधे भी लगा रखे। जो पुराने हैं ना स्टेशन, उनको भाई साहब नए तर्ज तरीके से बनाया जाएगा। वही तो भाई, अब एक जो चीज की जब ख्वाहिश पूरी हो जाती ना तो उसकी ख्वाहिश जो अगले level अगले पर लेवल, चलेगा। तो भाई लेवल इंडिया का जो ख्वाहिशों वाला ना अवाम का भी वो बड़ा है। पेस चेंज हो चुका है। और भाई जब हालात ही इस तरह के बन गए, छोटी ख्वाहिशें तो खत्म हो गई हैं। आप पलायन ही बड़े खत्म नहीं, जब वो मुकम्मल हो गई। भाई अब वो आगे जब वाली एक चीज़। सड़क की मांग होती थी या किसी नाले की या नौकरी, अब तो वो बड़े बड़े काम हो गए। अब वो आवाम वाकई वो ही चाहती है, एक बड़ी बात हो भाई साहब 2018 में बड़े जब ख्वाब इलेक्शन होते हुआ हैं। था, हाँ। उसके अंदर पिछली हुकूमतें काम नहीं करती थी, इस वजह से बीजेपी को मौका मिला। बिल्कुल उन्होंने 14 के अंदर 18 के अंदर बीजेपी का काम देखकर असल में लोगों भाई ने और वोट ज्यादा दिए। और लंबी रेस पेट्रोल का की घोड़ा महंगाई- इसे ही बोलते हैं। एक और भी अब- बात है जो मोदी साहब खुद भी कह रहे थे कि लीडरों में जितने लीडर आ चुके हैं ना, वो अपने अपनी जगह पे सब ठीक थे। अपने माहौल में उस वक्त के दौर में उन्होंने भी ठीक काम किए, लेकिन 2014 के बाद जब मोदी आया ना प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, इनका एक और सोच ये अलग सोच थी। जिस तरह इस सुबह भी हमने एक वीडियो की थी, आपको याद हो, प्लान के बारे में बता रहे भाई, जब मैं इसराइल में गया और मैं फलस्तीन में भी गए, जब हम जापान में गए, हम ताइवान में गए, जिस तरह प्लान, इनकी एक सोच ही अलग है इस बंदे की। अच्छा भाई, वो काम वो करते हैं जो जिसमें पूरे हिंदुस्तान का नाम इसमें है। एक चीज जो है ना वो वाजे होती है कि जो गठबंधन की जो सरकार होती है ना वो ढंग से नहीं चल पाती। भाई वो टांगे खींचते ठीक रहते है, हैं। वैसे वो जिस तरह मोदी साहब बोल रहे वो हैं एक दूसरे का हाँ, गलबा दूसरों के ऊपर डाल देते हाँ, हैं। हर उनका ये बंदा काम अपने है। आप में चौधरी बना फिरता है, कोई चौधरी दूसरा नहीं नहीं, होता। मोदी तो कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर हर बंदी अपने आप को भाई साहब पीएम समझता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे पीएम जितनी पावर है। लेकिन अटल जी की बात करें, उनकी भी एक दो दफा सरकार तो ऐसे ही गिर गई थी, मतलब थोड़े दिन चलनी, तीसरे दिन फिर इस तरह नवाज शरीफ के साथ हुआ है 3 वो बार। ऐसे ही हुआ था अटल जी के साथ भी। लेकिन ये है कि भाई अटल जी बहुत ही ऊपर की चीज थे, बहुत ही कमाल के लीडर थे, और उनका रवैया दूसरे लीडरों के साथ ऐसा था कि भाई फैमिली वो जैसा। वो मतलब वो अपोजिशन वाले भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। बिल्कुल। इस लेवल की इखलास बात है। भाई अच्छा। साहब किसी के साथ अनाप शनाप बोलना नहीं, तो भाई साहब लोग आपके खिलाफ भी कभी नहीं बोलेंगे। ये बात होती है। मेरे ख्याल में एक वाकया था, पता नहीं कोई लीडर था, उसने ना गलत बोल दिया किसी लीडर को, अच्छा। तो वो रिजाइन करने चले हैं, इस तरह करके हो गया था कोई। अब मुझे याद नहीं अटल जी थे या नेहरू जी थे, ये दोनों में से दो ही थे। अब तो भाई साहब तो- इलेक्शन कैंपेन के अंदर ताने बाने उन्होंने कहा भाई मैं इस कुर्सी के काबिल नहीं रहा, मैंने इतना गलत बोला है। तो उन्होंने दूसरी पार्टी ने बोला कि भाई कोई नहीं, ऐसा हो जाता है, आप ये इस्तीफा ये तो वापस आम काम चलता है। ये इस तरह दो लीडर थे, अटल जी और नेहरू थे मेरे ख्याल में। अब कोई भाई किसी को पता हो तो जरूर बताइएगा। मतलब इस लेवल की अपोजिशन लीडर की भी इज्जत की जाती है, और तो यार, अपोजिशन वाले opposition- प्राइम मिनिस्टर की करते हैं। तो अपोजिशन होती कि अपोजिशन भी पूरे मुल्क से जीत की आती है ना, ऐसे तो नहीं मान जाते। नहीं एक उनका भी एक मकाम होता है। असल में गवर्नमेंट को चलाने वाली अपोजिशन होती है, अगर वो ढंग से चले। अपोजिशन भी स्ट्रांग होगी तो भाई पाकिस्तान आलोचना की करेगी। असेंबली का हाल देखा है। एक जब मौजूदा वक्त के लीडर बोलते हैं अपोजिशन निकल जाती है, अपोजिशन बोलती है दूसरे निकल जाते हैं, मतलब कि कोई इंपॉर्टेंस वो देती तो नहीं है इधर का हालात ही छोड़ देना, क्योंकि पूरे मुल्क भाई साहब कंट्री भी फिर ऐसे चल रहा है, हालांकि इस जगह पर पूरी कंट्री का तो भाई, फ्यूचर तय होता है। हमारे मुल्क में वहाँ पर ये कोई दूसरे
दूसरे को गाली गलौज बात तो सुन ले, हमारे और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। उधर अवाम 100 में से 80% एक साइड पे हो गई है, बीजेपी के पीछे है। हमारे यहाँ ये है कि अवाम ने जिसको वोट दिया वो नहीं आए, यार, जिसको वो किसी ने बात- चुना वो आगे, अवाम उसको मानती नहीं पाकिस्तान में। फिर ऑपोजिशन क्या करे, ऑपोजिशन तो ताने ही वोट तो देगी। अपनी मर्जी को, लेकिन हमारी असम्बली का तो सिचुएशन हम उससे असेंबली में किस बात की वो असेंबली है, वो तो किसी की खाओ से असेंबली चल रही है। ये तो कोई चलवा रहा है असेंबली, तू पाकिस्तान पे ना जा, वो तो कोई चलवा रहा है। अच्छा अगर नहीं चलाएंगे तो डंडों से मारेंगे, जेल जाएंगे बस। अच्छा, एक और भी सवाल भाई पूछ रहे थे। एक तो आरक्षण की बात हुई कि मोदी साहब तो बोल रहे हैं कि भाई धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना साफ चाहिए। ज़ाहिर है कि जब कहीं पर भी इलेक्शन होता है ना, तो साफ ज़ाहिर है कि कईयों के हक मारते हैं, जो डिजर्व करता है उसका हक मारा जाता है। साफ ज़ाहिर है कि जब इलेक्शन होता है तो एक बंदा जो ज़्यादा काबिलियत रखता है उसकी बजाय कम काबिलियत वाले दूसरी धर्म के नाम पे हो या जाति के नाम पे हो या कोई पिछड़ी हुई कौम हो उसके नाम पे, अब वो साफ ज़ाहिर है कि दूसरे को कोटा देना है, तो भाई एक अच्छे टॉपर को हाँ। छोड़ के दूसरे को आरक्षण देना है, उसको सीट देनी होती है। तो भाई वो जो डिजर्व करता है, इससे ये होता है कि भाई जो काबिल बंदे हैं ना उनका हक छीना जाता है। बिल्कुल, जिनको आवाम मुंतखब करती है। तो भाई जो काबिल होते हैं अगर वही कंट्री चलाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे ढंग से चलेगा। बिल्कुल आरक्षण पे चलेगा तो भाई वो ये होगा कि वो चलो उनको थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन वो ढंग से जो जिस ओहदे पे भी जाएंगे उसको चला नहीं पाएंगे, क्योंकि जो काबिलियत रखने वाला उसको तो आपने भाई साहब उसके तो आज सामने की तोड़ सोच दी। देख ले बीजेपी और कांग्रेस की भी। वो कांग्रेस कहती है कि ये अडानी अंबानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बीच में मजहब भी दोनों लेके आते हैं। या तो बताए मोदी मजहब लेके नहीं आया, या भी कांग्रेस मजहब लेके नहीं मदद तो आती। दोनों लेके आते हैं, ऐसा नहीं कि मदद को नहीं वही आते कह हैं। रहे हैं ना, मजहब को बीच में खींच रहे हैं। मदद को तो लेकर आते ही हैं, तो नहीं आना चाहिए, सियासत से अलग रखना चाहिए यार। वहां पे चलता है ना। नहीं चलाना ही नहीं चाहिए। जहाँ अगर तो पे मजहब को तो साथ जो लाओ चीज़ ही जहाँ ना। पर बिकती है वो वहां पर वो बेचते हैं, सियासतदानों का काम होता है। लेकिन इसको अलग रखना चाहिए। बाकी मोदी साहब बोल रहे थे कि वो सवाल था कि पिछले जो इलेक्शन आपके हुए आपके पीछे माँ की माँ की दुआएं दुआ होती थी, थी। अब वो नहीं है। वो एक शेर भी याद आ गया कि मैं डूबता हूँ तो उछाल देती हैं लहरें मुझे, लगता है मेरे लिए कोई दुआ कर रहा है। तो भाई माओ की जो दुआएं होती है ना वो बड़ी होती है। माँ दुनिया से चली भी जाए ना, यकीन मान उनकी दुआएं जो है वो तो साथ है ही ना। बाकी भाई अगर मोदी साहब काम अच्छा कर रहे हैं तो वो तो एक माँ थी, सैकड़ों बल्कि लाखों करोड़ों माएँ कितनी और भी गलती आपकी है दुआ यार। के लिए हाथ फैलाए खड़ी हैं। सभी माँ ही होती है भाई। ठीक है भाई, अपनी राय रुकता है कमेंट सेक्शन में। बढ़िया लगा इंटरव्यू भाई, मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।